नमस्कार, प्रोग्राम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं समीना। जज्बा औरों से जुदा होने का फूल सहरा में खिला सकता है, और ऐसी ही शख्सियत है उनकी जो आज हमारे मेहमान हैं और जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अभिनेता की एक सेट इमेज से हटकर अपनी एक अलग जगह बनाई। और उन्हें देखकर बखूबी अंदाज़ा होता है कि अपनी धुन में रहता हूँ। हमारे साथ हैं मशहूर अदाकार फारूक शेख। फारूक शेख एक ऐसे अदाकार जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग जगह बनाई। फारूक शेख एक ऐसी शख्सियत जो समाज का रहबर बनकर फन और फनकार को जिंदा रखने के लिए ताउम्र काम करने का इरादा रखते हैं। हाजी साहब, मेरे क्वालिफिकेशंस भी तो हैं, आप उन्हें भी तो देखिए। थिएटर से शुरू हुआ सफर फिल्मों तक पहुंचा। इल्जाम है, बिल्कुल बकवास है। कोर्ट उन्हें हर इल्जाम से बरी कर चुका है। गर्म हवा से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले फारूक शेख ने पैरेलल सिनेमा से शुरुआत तो की, लेकिन वो यहीं तक महदूद नहीं रहे। उन्होंने रोमांटिक फिल्मों के साथ साथ कॉमेडी फिल्मों का भी रुख किया। तो मैं करीब आ जाता हूँ। शायद वो वैसे भी देखना पसंद न करे। अच्छा, एक काम करो, दोनों कोशिश कर देखो, देखें कौन उसका दिल जीतता है। पत्तों का फैसला करने दो। फिल्मों और टेलीविजन सीरियल्स के साथ साथ टॉक शोज में भी उन्होंने अपनी एक अलग जगह बनाई। फारूक शेख फन और फनकार को जिंदा रखने के लिए ताउम्र तक काम करने का इरादा रखते हैं। आज जो तुमने जीता है वीरू, वो किसी भी फाइट, किसी भी मेडल और किसी भी टूर्नामेंट से बहुत ज्यादा बड़ा है। आज तुमने हम सबका दिल जीत लिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। खुशामदीद फारूक साहब, नवाज़िश। शख्सियत प्रोग्राम में नवाज़िश। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अहम और एक बुनियादी सवाल से ही हम अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। बड़ौदा से आपका कहीं ना कहीं से ताल्लुक़ रहा है, ज़मींदार फैमिली से आप आते हैं, फिल्मों में कैसे आ गए? बड़ौदा से कोई 90 किलोमीटर दूर एक बहुत छोटा गांव है। वहाँ कुछ ख़ानदानी ज़मीनें थी, तो ज़मींदार तो बड़ा भारी भरकम लफ्ज़ है, तो ऐसा तो मैं नहीं समझता। बहरहाल मैं तो मुंबई में लॉ की पढ़ाई कर रहा था, चूँकि वालिद साहब भी वकील थे। तो लॉ की पढ़ाई का आखिरी साल था, और उस वक्त हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन, जाना माना ऑर्गेनाइजेशन है, IPTA, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। उसमें वो छोटे मोटे जो रोल होते हैं कि भाई मेन एक्टर्स के पीछे खड़े रहने वाले 2-4 लोग नहीं होते वैसे, तो हम लोग वो किया करते थे। तो सत्यू साहब जो हमारे बड़े नामवर और बड़े सीनियर डायरेक्टर हैं और बहुत ही अजीज़ हैं हम सबके, वो एक फ़िल्म की शुरुआत करने जा रहे थे, गर्म हवा। उनके पास पैसे वैसे थे नहीं, और उनको ऐसे लोग चाहिए थे जो काम भी कर लें, पैसे भी ना मांगे, बहुत सारी डेट्स भी दे दें। तो जाहिर है उन्होंने जाल अपने दोस्तों पर ही डाला, और हम सब ने मिलकर जो है ये तय कर लिया कि कुछ ना कुछ छोटा मोटा उसमें कर ही लें। तो एक किरदार बलराज सानी साहब जो सेंट्रल किरदार थे गर्म हवा का, उनके छोटे बेटे का रोल मुझे उन्होंने ऑफ़र किया, तो मैंने भी हाँ कर लिया। इत्तेफाक से फिल्म की बड़ी तारीफ हुई। मुझे जासूस कहते हैं, भला ये भी कोई जिंदगी है? हाँ, बर्दाश्त की भी हद होती है। बहुत बर्दाश्त किया, अब और मैं तो पहले ही जानती थी कि यहाँ एक ना एक दिन ऐसी बातें जरूर होंगी। खैर, अब ये मालूम हो गया कि इस मुल्क में रहना नामुमकिन है। अबू मियां, हमें हिंदुस्तान से भागना नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में रहकर आम आदमी के कांधे से कांधा मिलाकर अपनी मांगों के लिए लड़ना चाहिए हमें। मैं इसी बात को आगे दूसरी तरह से ले जाना चाहूँगी, क्योंकि आपने जिस गर्म हवा का जिक्र किया, काफ़ी सेंसिटिव फिल्म थी, मुल्क के बंटवारे पर थी। जी हाँ। और चूंकि आप थिएटर कर रहे थे, और थिएटर के बाद जैसे कि आपने खुद बताया कि आपको ये फिल्म मिली, लेकिन अमूमन लोग इस तरह की फिल्म ओपनिंग में करना बड़ा एक हिम्मत का काम होता है। आपने ये हिम्मत दिखाई कैसे? मुझे ऐसा लगा कि गर्म हवा करने लायक सब्जेक्ट है, और उसमें कुछ अहम बात की जा रही है और बड़े सेंसिटिव अंदाज में की जा रही है। आपने जैसे खुद ही फरमाया कि बड़ी सेंसिटिव फिल्म थी, तो हम लोगों को ऐसा लगा कि सबको मिलकर सत्यू साहब के साथ इसमें शामिल हो जाना चाहिए। और सत्यू साहब ने जो है एक बहुत ही शाहाना
कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ किया था जो 750 रुपये का था, क्या बात है। और वो मुझे उन्होंने 20 साल में चुकाए, अरे बाप रे। क्योंकि वो उस ज़माने में तो फिल्मों के लिए जो है बजट मिलना बहुत ही मुश्किल होता था। आज भी उस तरह की फिल्म के लिए बजट मुश्किल होता है। तो बेचारे सत्य साहब दोस्तों ही से पूछ रहे थे कि भाई ये कर लो यार वो कर लो, तो फिर 750 रुपये की लालच में जो 20 साल में चुकाए गए, हमने गर्मवा कर ली। तो जी। सत्यजीत रे के साथ काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है, और उन जैसे डायरेक्टर के साथ यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने का मिला होगा। कुछ यादें अगर याद आती हों इस वक्त। देखिए रे साहब जो हैं वो बिल्कुल ही वो जो अंग्रेज़ी तालीम और तरबियत याफ्ता बंगाली जो होते हैं उस तरह की शख्सियत थी कि हर चीज़ बिल्कुल कायदे से होनी चाहिए, हर चीज़ में तमीज़ का दखल होना ही चाहिए, हर चीज़ बिल्कुल वक्त पे होनी चाहिए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, वक्त गलत नहीं होना चाहिए। तो वो उस तरह काम करते थे। और 9:30 बजे हम लोग सब स्टूडियो पहुंच जाते थे। कलकत्ते में शूटिंग और लखनऊ में शूटिंग थी। तो रे साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका ढूंढा था ये जानने का कि कौन वक्त पे आता है कौन नहीं आता। तो वो क्या करते थे कि मेकअप रूम में सबको आके गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग विश करते थे। तो अब हरी भाई संजीव कुमार साहब थे, सईद जाफरी साहब थे और लोग थे, फरीदा जलाल साहिबा थी। तो हमको ऐसा लगता था, अब देखिए कितने शरीफ और शानदार इंसान हैं, मुझ जैसे नौसिखिए को भी आके मेकअप रूम में आके गुड मॉर्निंग फारूक साहब, हाउ आर यू, दिस दैट एंड द अदर, वो करते थे। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि ये दरअसल ये तरीका था ये जानने का कि आप वक्त पे आए या नहीं आए, अटेंडेंस का एक जी हाँ तरीका जी था। हाँ, तो आपकी पंक्चुअलिटी रजिस्टर हो रही है या नहीं। तो जाहिर है मैं तो क्या, संजीव साहब भी जो वक्त पे आना बहुत ज़्यादा रेगुलरली नहीं करते थे और उनको ज़रा आराम से काम करने का शौक़ था, वो भी वक्त पे आ जाते थे। दूसरा एक मैं ख़ास चीज़ रे साहब की मैंने मार्क की कि वो शूटिंग को इस तरह करते थे जैसे आदमी मैथमेटिक्स का इक्वेशन करता है। एक तो मल्टी फैसेटेड जीनियस शख्सियत थी वो कि सेट भी खुद डिज़ाइन करते थे, मेकअप खुद डिज़ाइन करते थे, कॉस्ट्यूम खुद डिज़ाइन करते थे, म्यूज़िक अपना खुद तैयार करते थे, कैमरा खुद ऑपरेट करते थे, कहानी खुद लिखते थे। वर्सेटाइल। ही वॉज लाइक अ मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो वो पहले से तय किए हुए होते थे कि मैं इस शॉट में किस आर्टिस्ट से क्या करवाने वाला हूँ। फौज फौज पीछे पड़ गई थी। फौज फौज? जी हाँ। किसकी फौज? हमारी फौज। बादशाह की फौज। बादशाह की फौज। अच्छा जी हाँ मामूजान, जंग का अंदेशा है, कंपनी की फौज कानपुर तक पहुंच गई है, बादशाह की फौज में जबरदस्ती भर्ती हो रही है, उनके पास सिपाहियों की कमी है ना। बहुत सारे लोगों को पकड़ कर ले गए हैं वो लोग। यानी आपको भी मालूम है ये सब? मुझे अखिल मैंने अभी भी बताया। अच्छा, सरकारी अफसर घर घर तलाशी ले रहे हैं, हमारे घर भी आए थे वो। मगर ये मेहताबी से कूद कर निकल भागे। जी हाँ। अच्छा मैं भागते हुए तुम्हें किसी देखा तो नहीं? कह नहीं सकता मामूजान, सरकार का सवार था। लेकिन घोड़े की टापे तो मैंने भी सुनी थी। कब? बस आपके आने से जरा पहले। टपाटप टपाटप टपाटप। जब आप फिल्मों में कर रहे थे काम, गर्म हवा से आपने शुरुआत की, उस दरमियान भी आप थिएटर से जुड़े रहे। अमूमन फारूक साहब, जैसे थिएटर के लिए आज भी ये एक धारणा है कि वो सिर्फ आप एक शौकिया कर सकते हैं, उससे आपकी रोजी रोटी नहीं चल सकती अब चलती है। अब चलती है। कुछ डायरेक्टर्स ने ये साबित कर दिखाया है कि हाँ, थिएटर, जैसे आपका अभी हमने तुम्हारी अमृता देखा, इसके बारे में कुछ ज़रूर जानना चाहेंगे। लेकिन मुंबई में आप थिएटर के साथ एक बाइज्जत ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आप 24/7 थिएटर करें और साल भर करें तो आप एक बाइज्जत ज़िंदगी गुजार सकते हैं और इत्मीनान से रह सकते हैं, जो पहले नहीं था। तुम्हारी अमृता जो है, फिरोज़ खान साहब जो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उन्होंने अंग्रेज़ी का एक प्ले पढ़ा हुआ था, उनको बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने सोचा ये अंग्रेज़ी में उतनी बात नहीं पैदा कर रहा जितना हिंदुस्तानी ज़बान में अगर लिखा जाए। तो उन्होंने जावेद सिद्दीकी साहब को कांटेक्ट किया और इत्तेफाक से वो कांटेक्ट भी सत्यू साहब के ज़रिए ही हुआ और जावेद साहब ने उसको अडेप्ट किया और इस खूबसूरती से अडेप्ट किया कि चाहे मैं ही कहूँ, लेकिन अंग्रेज़ी से बेहतर उसका उर्दू अडेप्टेशन है। लेकिन चूंकि अगर आपको देखने का इत्तेफाक हुआ हो तो उसमें सिर्फ 2 आर्टिस्ट अपनी अपनी मेज़ कुर्सी पे बैठे हुए और एक दूसरे ख़त पढ़ रहे हैं। कोई म्यूज़िक नहीं, कोई कॉस्ट्यूम चेंज नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कुछ नहीं, पर ख़त पढ़ रहे हैं। तो ये सोचा गया कि भाई ये बड़ा एक्सपेरिमेंटल सा मामला है और ये ज़्यादा दिन चलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो जेनिफर कपूर साहिबा की याद में जो फेस्टिवल होता है उसमें 4-6 शो कर लेंगे और एक्सपेरिमेंटल थिएटर जैसा होता है कि भाई कुछ लोगों ने देखा कि हाँ एक नया आइडिया अच्छा ही था, उस तरह हो जाएगा। तो हमने सोचा कि भाई ऊपर वाले का नाम लेकर कर ही लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 4 की जगह 2 ही शो होंगे, चलो 2 ही शो।
तो कर लिया हमने, और इत्तेफाक से ये हुआ कि पहले ही शो से जो है वो बहुत कामयाबी हासिल हुई, और अब देखिए देखते देखते 20 साल गुजर गए, चल रहा है, अब भी हो रहा है। वापस फिल्मों की तरफ आते हैं। गमन फिल्म आपने की जी। टैक्सी ड्राइवर्स की कहानी कहती है, लेकिन वो भी एक सीरियस फिल्म रही, और कहीं ना कहीं अगर हम मुजफ्फर साहब की बात करें, उनके साथ काम करने का अपना ही एक लुत्फ है। वो बिल्कुल बहुत हर चीज़ फाइन चाहते हैं। तो उस फिल्म को करने का कोई यादगार वाक़या अगर अब याद ये आए? देखिए, ऐसा हुआ कि गर्म हवा जिस तरह रे साहब ने देखी और मुझे कांटेक्ट किया, उसी तरह इन्होंने भी देखी और मुझे कांटेक्ट किया। तो उन्होंने कहा देखिए मेरा नाम मुजफ्फर अली है, मैं ये फिल्म बनाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे एक बार आके मिलेंगे? मैंने कहा ज़रूर मिलता हूँ। और उन्होंने गमन बनाई, और गमन की भी तारीफ हुई, बहुत ज़्यादा, और म्यूजिक उसका बहुत कामयाब रहा। याद की चांद दिल में उतरते रहे, चांदनी जगमगाती रही, रात भर चांदनी जगमगाती रही, रात भर आपकी तो मुजफ्फर अली साहब भी सत्यू साहब की तरह एक गौर करने लायक फिल्म मेकर की तौर पर उभरे, और लोग तवज्जो देने लगे, भाई ये नया फिल्म मेकर कौन है। जिनका जिक्र आपने अभी किया है, उन्हीं से हम आपकी बात या आपकी मुलाकात करवाना चाहेंगे कैमरे के ज़रिए। आइए देखते हैं। आदाब फारूक, कैसे हैं आप? बहुत अरसा हो गया आपसे मिले हुए। आप सुना लखनऊ आते हैं और चले जाते हैं, उससे मुलाकात भी नहीं होती है। अब की तो आपको कुटवारे भी बुलाना पड़ेगा, क्योंकि जो हम लोग गमन बना रहे थे तो पूरा कुटवारा आपको याद करता है कि भाई वो एक आपकी यूनिट में एक शख्स था जो सुबह 5 बजे उठ के नमाज़ पढ़ने आता था मस्जिद में, और फिर जाके सो जाता था तो 11 बजे उठता था। तो पूछ रहे थे कि वो सब कहाँ गए वो फारूक साहब। तो बहरहाल बड़ा मज़ा आया आपके साथ काम करने में, और गमन, उमराव जान, अंजुमन, ये 3 यादगार तजुर्बे हैं हमारे लिए और उस पूरे इलाके के लिए, और उन लोगों के लिए जो इस तहज़ीब को समझते हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब की बार आप जब लखनऊ आए, और आप मुझे SMS कर दीजिएगा। इंशाल्लाह वी विल स्पेंड अ नाइस इवनिंग टुगेदर। बहुत आदाब, शुक्रिया। उमराव जान का नाम यहाँ पर कोट करूँ, उमराव जान फीमेल ओरिएंटेड फिल्म रही, लेकिन आपने उसमें काम किया और आपका काम यादगार माना जाता है। उस वक्त जो हीरो थे वो ये चाहते थे कि पूरी फिल्म उन्हीं पर रहे, लेकिन आपने इस फिल्म को करने का एक जोखिम उठाया। क्या सोच रही उसके पीछे? एक तो ये कि मुजफ्फर साहब के साथ पहले काम कर चुके थे, और मुजफ्फर साहब बहुत ही इनफॉर्मल किस्म का एटमॉस्फेयर रखते हैं। सेट पे भी आपको ऐसा नहीं लगा कि भाई ये डायरेक्टर आज़म हैं और ख़बरदार अगर किसी ने ज़ोर से सांस भी ले ली, बड़ा दोस्ताना माहौल रहता है, और वो ख़ुद आपको इन्वॉल्व कर लेते हैं अपनी फिल्म मेकिंग। और मुजफ्फर साहब ने कहा देखिए आप हैं, नसीर हैं, और राज बब्बर साहब हैं, और ख़य्याम साहब का म्यूज़िक है, और शहरियार साहब जिनसे मुलाकात करवा दी थी उन्होंने उनके गाने होंगे। आपकी हीरोइन भी बहुत खूबसूरत थी, इंतहाई। और मैं अभी कहने ही वाला था कि उस वक्त जो रेखा जी जिस उरूज पे थी, तो हम सब बड़े खुश थे कि रेखा जी के साथ काम करने वाले हैं। तो इट साउंडेड लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। मस्ताने हजारों
फारूक साहब, बातचीत का सिलसिला हम आपसे जारी रखेंगे। ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए प्रोग्राम शख्सियत। ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो हैं मशहूर अभिनेता फ़ारूक शेख। फ़ारूक साहब, अगर बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, नूरी फिल्म से आपकी रोमांटिक फिल्मों में एंट्री होती है, आर्ट फिल्म छोड़कर आप इस फिल्म की तरफ आते हैं। तो क्या, जैसे बहुत से लोगों का उस वक्त ये कहना रहा कि फ़ारूक शेख जिन्होंने गमन की, जिन्होंने गर्म हवा की, वो अचानक रोमांटिक फिल्मों का रुख कर लेते हैं, तो क्या उनको वहाँ की फ़िज़ा रास नहीं आ रही थी जो इस फिल्मों में आ गई? नहीं, फ़िज़ा तो दोनों तरफ बहुत अच्छी थी, लेकिन रमेश साहब का मशवरा ये था कि ये बिल्कुल ही नए लोगों को लेके बनाई जाए, ताकि ऐसा लगे भाई फ्रेश कहानी और फ्रेश टीम है। क्या हुआ, ऐसे बैठे हो? तो और क्या, नाचूं? बहुत अच्छा किया तुमने, घर बुलाकर जुलूस निकाला मेरा। हुआ क्या? क्या हुआ? पहले तो वो तुम्हारे अजीज भाईजान खैरू साहब, उन्होंने मेरी तलाशी ली। जैसे मैं तमंचा छुपा कर ले जा रहा था जेब में, उनसे छुट्टी हुई तो तुम्हारे अब्बा जान स्कूल के हेडमास्टर साहब की तरह सवाल करने लगे। बाजार फिल्म आपकी आई और लोगों ने बेपनाह पसंद की, और वो उस वक्त के एक ख़ास तबके को एड्रेस करती है जहाँ पर कुछ ज़्यादतियाँ लड़कियों के साथ हो रही थी, और वो उसने एक मकसद दे दिया लोगों, बहुत से लोग वहाँ पहुँचे। इसके बाद निरे NGOs ने उस पर काम करना शुरू किया। लेकिन जो बाज़ार में जो आपका किरदार है वो बेहद पसंद आता है, और एक डायलॉग जो हम लोग आज भी याद करते हैं वो हरी चूड़ियों वाला। अगर आप कुछ एक आध दो लाइनें बोल सकें उसका उस पर। क्या था कि वो कुछ वहाँ जाके, अब वो पुराने हैदराबाद की कहानी थी जो सन 50 का या लगभग सन 50 का, तो वहाँ उस तरह तो नहीं होता था कि आज जिस तरह हम लड़का लड़की डेट कर सकते हैं। तो वो चुपके से अपनी महबूबा को मिलने जाता था और किसी न किसी बहाने जो है वो चला जाता, तो चूड़ी वाला बनकर जाता है और वो कहती है मुझे धानी चूड़ियाँ चाहिए। तो अपना जो एक्ट है उसका जो वो बन के गया है वो भूल जाता है और कहता है धानी चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं, इतने में ही हफ्ते भर की कमाई चली गई मेरी। तो उसमें एक मासूमियत थी उस रोमांस में भी। चूड़ियां ले लो, चूड़ियां, चूड़ियां, चूड़ियां दिखाओ। ये क्या कर रहे हैं? हमको और चूड़ियां दिखाओ ना, हमको धानी चूड़ियां चाहिए। धानी चूड़ियां चाहिए? अब धानी चूड़ियां कहाँ से लाऊं मैं? ये चित्ती मुश्किल से मिली, हफ्ते भर की कमाई गई ना इसमें। कॉमेडी फिल्मों का भी आपने रुख किया। अमूमन ये कहा जाता है कि एक्शन फिल्में करना बड़ा आसान है, रोमांटिक फिल्में भी करना आसान है, लेकिन कॉमेडी फिल्म करना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक्टर के लिए, और आपने उस चैलेंज को पूरा कर दिखाया। वाकई क्या आप अंदर के, अगर हम फ़ारूक शेख को टटोलने की कोशिश करें तो क्या वो इतना ही हंसता खिलखिलाता इंसान है? अब ये तो मेरे घर वालों से पूछना पड़ेगा, खासतौर से बेगम साहिबा से। लेकिन ये है कि जैसा आपने अभी फरमाया कि कॉमेडी कुछ थोड़ा सा और आपसे सलाहियत तो दूसरी चाहती है, तो उसमें यह है कि टाइमिंग का मसला बड़ा सही होना चाहिए, वरना तो फिल्म मेकिंग जितनी भी है वो स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर का मीडियम है। जब तुमने उसका हाथ पकड़ा था, किसका हाथ पकड़ा था? उसका जिसका दिल चुराया है। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? हिंदी। वो तो मुझे पता है, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम बेसिक मामला हमें बता दो, बाकी हम समझा देंगे। कौन सा बेसिक मामला तुम्हें समझा दूं? वही जो हम पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हो तुम लोग? फिर क्या हुआ? कब? जब तुमने उसका हाथ पकड़ा था। देखो तुम लोग फिर शुरू हो गए। क्योंकि कोलंबस साहब दुनिया गोल है। देखो देखो अविनाश, अगर तुम अब तक अनजान हो तो गधे हो, अगर जानबूझकर अनजान बन रहे हो तो बेवकूफ हो। अगर हम आपकी लाहौर फिल्म की बात करें, बिल्कुल एक डिफरेंट फिल्म है वो, और आपको उसमें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर नेशनल अवार्ड भी मिला। यकीनन अवार्ड मिलता है, बहुत खुशी होती है, लेकिन उस अवार्ड या उस फिल्म के ज़रिए जो एक मैसेज देना चाहा, उस पर आप? मैं समझता हूँ वो मैसेज की वजह से ही जितने सीनियर आर्टिस्ट उसमें थे, सौरभ शुक्ला साहब थे, निर्मल पांडे मरहूम थे, और लोग थे, आशुतोष हैं, ये सब लोग जो है इसीलिए राज़ी हुए थे कि इसमें मैसेज बहुत अच्छा था।
अच्छा, उसमें समीना जी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो डायरेक्टर ने की थी, जो पहली बार राइटर डायरेक्टर, वो पहली कोशिश थी उनकी कि एक फिजिकली एग्रेसिव स्पोर्ट के जरिए वो मोहब्बत का और अमन का पैगाम दे रहे हैं। देखिए, फिल्म तो किक बॉक्सर्स के बारे में है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि देखिए, बॉक्सिंग में चाहे आप एक दूसरे को घूसा लात मार रहे हो, लेकिन जज्बा जो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का होना चाहिए। स्पंज करो इसे। 2 फाइट हम लोग जीत चुके हैं, तीसरा तुम जीतोगे, टूर्नामेंट हमारे नाम होगी। कीप द सेम पेस, यू कैन नॉक हिम आउट। ध्यान से सुनो, उसका लेफ्ट हैंड वीक है, उस पर ध्यान दो। आई नो यू कैन डू इट, समझ गए? सिर्फ तुम्हारी जीत हमें इस टूर्नामेंट में वापस ला सकती है। डू यू नो दैट? कम ऑन, डू इट। ये याद रहे कि वो नूर मोहम्मद ही नहीं, सिर्फ तुम्हारा ओपोनेंट है। लेकिन मैं ये कैसे भूल सकता हूँ सर? वो सिर्फ एक अपोनेंट ही नहीं, नूर मोहम्मद भी है। थोड़ा सा टेढ़ा सा सवाल है। हर हीरो की अपनी एक पसंदीदा हीरोइन होती है, जिसके इतना टेढ़ा है कि मुझे कुर्सी के नीचे बैठ के फिर जवाब देना पड़ेगा। पसंदीदा हीरोइन होती है जिसके साथ उसकी कंपैटिबिलिटी होती है, एक ट्यूनिंग होती है। आपकी नज़र में कौन रही है ऐसी हीरोइन? शबाना जी को तो मैं कॉलेज से जानता था, वो मुझसे 1 साल जूनियर थी, और उनके साथ ये इस तरह का इनफॉर्मल कॉलेज में जिस तरह का ड्रामा वगैरह होता है वो थिएटर करते थे हम, तो उनके साथ बहुत इनफॉर्मेलिटी का अब भी जो है ताल्लुक़ जो है, मेरा ख्याल है मैं उनसे कई मरतबा मजाक भी करते रहता हूँ। और अब जब हमने तुम्हारी अमृता का शो किया तो मैंने कहा, शबाना आपको याद है हम 40 साल से ज़्यादा एक दूसरे को जानते हैं? तो उन्होंने कहा, प्लीज़ मुझे याद दिलाओ, मैं बेहोश हो जाऊँगी। तो एक उनके साथ बेतकल्लुफ़ी। फिर दीप्ति जी जब अमेरिका से इंडिया आई और एक्ट्रेस अभी बनी नहीं थी, उनकी ख्वाहिश थी कि कुछ करूं मैं सिनेमा में, तब से मैं उनको जानता था। सबसे ज़्यादा फिल्में शायद दीप्ति जी के साथ ही की। उसी पर हमारे कि चश्मे बदूर रही आपकी उनके जी, साथ पहली फिल्म बिल्कुल रंग बिरंगी रही, साथ साथ रही, कथा रही, और हर लिहाज से वो सारी फिल्में एक यादगार फिल्में कही जाती हैं। और अब लिसन अमाया तैयार है, तो एज ए को स्टार दीप्ति नवल के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। और एक इतने लंबे अरसे के बाद आपको लिसन अमाया में हम सब देखेंगे दोनों को एक साथ, और क्या तजर्बा रहा इस फिल्म को करने का? मेरी अपनी राय ये है कि दीप्ति जी एक गैर मामूली फनकार हैं, और उनका जो रेंज है बहैसियत आर्टिस्ट के, वो मेरा ख्याल है आप एक हाथ की उंगलियों पर गिन सकते हैं कितनी हीरोइंस हैं जिनका ये रेंज है। एक्टिंग में जो है कुछ जिसको कोट अनकोट हम कहते हैं कुछ करके दिखाना, वो इतना मुश्किल नहीं है जितना कि ऐसा नज़र आए कि भाई कुछ कर ही नहीं है, तो इतना जैसा आम जिंदगी में होता है बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। लेकिन सबसे मुश्किल वही होता है कि कैमरा जब आपके सामने रख दिया जाए और स्टार्ट कर दिया जाए, उसके बाद आप इतने कैजुअल हों कि पता ही ना चले आप कैमरे के सामने। ये रेंज जो है बहुत ही कम लोगों में होता है, ये दीप्ति जी में है। एक और आपके चाहने वाले, आपके मिलने वाले, आपके जानने वाले, आइए उनसे आपके मुलाकात करवाते हैं। जितनी हो उतनी अच्छी। आइए। आदाब फारूक साहब, आपके बारे में मुझे जो कुछ अल्फाज बोलने के, लफ्ज़ बोलने के लिए जो हुक्म हुआ है, उसमें ये है कि मजाज ने जैसे कहा था, मैं उस जहाँ में रहता हूँ वो उस जहाँ का इंसान है। आप वास्तव में आई हैव रेयरली कम अक्रॉस पीपल ऑफ दैट सब्सटेंस एंड दैट कैरिज्मा एज यू आर। बस आपका ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि यू कीप अ वेरी लो प्रोफाइल एंड यू आर अ वेरी आम इंसानों की तरह आप बिहेव करते हैं। जब मैं अक्सर ये कहती हूँ कि हमारे बॉलीवुड के एलेक बॉल्डविन हैं, कहते हैं ना कि कोई अंदाज़ा कर नहीं सकता उसके ज़ोरे बाजू का, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। क्या कहें, वो दिन दूनी रात आप तरक्की करते रहें, हमारी ये दिल से दुआ है। फारूक की दोस्ती मेरी, अगर मैं इसे दोस्ती कह सकूं, तो 4-5 महीने पुरानी मानिए। इस दौरान में मैं उन्हें कुछ अपनी शायरी भेजता हूँ, अंग्रेज़ी में लिखता हूँ, उर्दू में भी, और यकीनन हर बार जवाब आता है। कभी तनकीद तो नहीं हुई, उन्होंने जब भी कहा सराहा, कभी कभी मजाक भी कर देते हैं, पर
सबसे अच्छी बात मुझे फारूक की ये लगी कि वो नामी नामवर इंसान होते हुए भी एक बहुत सिंपल अच्छा इंसान है। फारूक भाई, जब दिल्ली आओ तो फ़ोन करना, तुम हर बार वादा करते हो नहीं, और ये प्रोग्राम तो शायद टेलीविज़न पे आएगा तो मैं ख्याल कुछ तो शर्म करके अगली बार फ़ोन करोगे। मुबारक हो तुमको फारूक, खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया सानी साहब। सानी साहब एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन है, लेकिन ये इनका कारोबार है। उनकी ज़िंदगी जो है बड़ी शायराना है, एंड जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ही लव्स ऑल द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ एंड ही लिव्स लाइफ टू द फुलेस्ट। तो जब आप उनके साथ होंगे तो आपको एक बहुत ही जिंदा दिल और बहुत ही दिलचस्प इंसान का तजुर्बा होगा। और चूँकि इनकी साहबजादी जो हैं वो लिसन माया की प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी हैं, वो और उनके शौहर, तो हमने ये सितम इन पर ढाया कि इनके घर में जाके पूरी शूटिंग की। तो ये मियाँ बीवी जो है मिस्टर एंड मिसेस सानी, ये बेचारे अपने घर से बेघर हो गए थे और महीने 1.5 महीने तक ये कहीं और जाके रहे, और हम लोग जो है इनके घर में सुबह से रात तक जो है हंगामा किए रहते थे। अब मैं बहुत एक ज़ाती सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, इजाज़त अगर आपकी हो तो। आपकी शादी भी हुई और आपकी बेगम के बारे में हम सब जानना चाहेंगे। हो गई जी भाई, हो गई। और बेटियां भी हैं माशाल्लाह से आपकी, उनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। रूपा जो हैं वो और मैं कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। रूपा जी और कुछ दोस्त हमारे जो कॉमन दोस्त हैं, वो बैक स्टेज जितनी मेहनत करनी पड़ती थी, सामान जमा करें, ये करें वो करें, इधर दौड़ें उधर भागें, इसको बुलाएं उससे मिलें, ये सब काम वो लोग संभालते थे। तो वहाँ से मुलाकात शुरू हुई और करते करते जो है दोस्ताना जो है इसमें बदल गया कि बेचारी ने मुझसे शादी कर ली। बेचारी तो अब वो भुगत रही हैं। चलते चलते ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि एक किरदार निभाने का सपना हर एक का होता है, क्या ऐसा कोई किरदार अभी बचता है आपकी नज़र में? नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा मुझे फ़लाँ रोल तो करना ही चाहिए या फ़लाँ अगर मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा कभी सोचा नहीं है। लेकिन कोई एक्साइटिंग स्क्रिप्ट हो तो यही एक बुनियाद होती है कि आप एक तो स्क्रिप्ट पसंद कर लें, फिर डायरेक्टर में या प्रोड्यूसर में आपको कॉन्फिडेंस हो, फिर आप कर लेते हैं। और गुनगुनाना पसंद करते हैं कभी? ला हौल वला कुव्वत आपने सुना होगा। कोई फिल्मी गीत जो आपको बहुत पसंद हो? मगर गीत तो इत्तेफाक से और खुशकिस्मती से मेरी फिल्मों में बहुत अच्छे रहे। उमराव जान ही की गज़ल का याद आता है, ये था कि हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें। तेरे बज़्म में लाती है हमें ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। फारूक साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, शख्सियत में आपने हिस्सा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज़िश करम आपका। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही। एक और नए ताबिंदा सितारे के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।